चलो शुरू करें आज का लेक्चर। ठीक है। आज ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जहाँ से एक क्वेश्चन नीट में ज़रूर आता है। समझ आ रही ना बात? उस टॉपिक का नाम क्या है? सैटेलाइट। क्या चीज़? सैटेलाइट। हेडिंग डालिएगा। सैटेलाइट ना। ठीक है। सैटेलाइट क्या करती है? प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ? प्लेनेट के चारों तरफ जो घूमे उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ये मान लेते हैं हमारे पास ये प्लेनेट है ना। प्लेनेट जो है इसका मास कितना है? कैपिटल एम। और इसकी रेडियस कितना है? कैपिटल एम। प्लेनेट का मास कितना है? कैपिटल एम। और रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अब इसके चारों तरफ जो घूम रहा है वो कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट का मास जो है वो कितना है? स्मॉल है। ठीक है। अब देखो, यहां तक क्लियर है ना? अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहली चीज, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर ना। ये किसकी है? प्लेनेट की रेडियस ना। किसकी है? प्लेनेट की रेडियस। और ये जो प्लेनेट है उसके सेंटर से ये जो सैटेलाइट है वो कितनी दूर है? स्मॉल आर। कितनी दूर है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या चीज है? प्लेनेट के सेंटर से सैटेलाइट की दूरी ना। और ये जो कैपिटल आर है वो किसकी रेडियस है? प्लेनेट की। किसकी है? प्लेनेट की। तो सबसे पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन यहीं से हम करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। समझ आ रही ना बात? वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जब सैटेलाइट घूमती है, क्या करती है? घूमती है। किसके चारों तरफ? प्लेनेट के चारों तरफ। तो उस पे फोर्स क्या लगता है ना? उस पे फोर्स कितना लगता है ना? तो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दो तरीका होता है फोर्स को देखने का। एक होता है जिसका छूटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अब अर्थ से किसको देख रहे हो? सैटेलाइट को। किसको देख रहे हो? तो सैटेलाइट क्या कर रही है? इसके चारों तरफ घूम रही है। सैटेलाइट क्या कर रही है? इसके चारों तरफ घूम रही है। तो जब आप यहां से देखोगे तो एक चीज आप समझिए, सैटेलाइट यहां पे है। अगर मान लेते हैं ऐसे ऐसे घूम रही थी तो सैटेलाइट का यहां पे ये वाला रास्ता एक है। ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज चल रही है तो क्या करेगी? चलती जाएगी। क्या करेगी? चलती जाएगी। तो सैटेलाइट को इस रास्ते से जाना चाहिए ना। किधर से जाना चाहिए? इस रास्ते से। लेकिन सैटेलाइट चल कैसे रहा है? सर्कुलर मोशन। तो इससे पता चलता है इस सैटेलाइट को एक सेंटर की तरफ, किस तरफ? सेंटर की तरफ एक क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है, जो इस रास्ते के बजाय इसको क्या कर देता है? मोड़ देता है। क्या कर देता है? जाना इस रास्ते से था, ले आया सैटेलाइट को यहां पे, यहां से यहां। अब सैटेलाइट की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, ऐसे चल रहा है तो चलता जाएगा। फिर एक फोर्स काम करता है किस तरफ? किस तरफ काम करता है? सेंटर की तरफ, जो इसको क्या करता है? मोड़ देता है। फिर ये मुड़ के ऐसे हो जाता है ना। फिर ये सैटेलाइट किधर जाना चाहेगा? सीधा। इसको खींच के सर्कुलर पाथ पे लाता कौन है? ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है। किस तरफ लगता है? सेंटर की तरफ जो फोर्स। समझ? तो सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है?
ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है और इसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है? तो अगर जमीन से बैठ करके देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? जमीन से बैठ करके, तो सैटेलाइट को जाना सीधा था, सीधे के बजाय इसको कहां पे खींच के लाया? सर्कुलर पाथ पे। किसने खींच के लाया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसने खींच के लाया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रही ना बात? तो जमीन से देखने पर इस सैटेलाइट पे एक फोर्स काम कर रहा है और उस फोर्स का काम क्या है? सर्कुलर मोशन कराना। कैसा काम है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब एक बात बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन फोर्स कर रहा है? अच्छा, ये मास है और ये क्या है? मास है। तो एक मास दूसरे मास को उसी लाइन में क्या करता है? जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसी लाइन में क्या करता है? खींचता है। तो ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, वो काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। कौन कर रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही काम किसका कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। नहीं समझ आई बात? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही काम किसका कर रहा है? एक मास दूसरे मास को क्या करता है? खींचता है। अच्छा, जब ये मास यहां पे आ जाएगा तो ये मास यहां पे रहेगा, इस लाइन में खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। यहां तक क्लियर? तो जमीन से देखने पर इस सैटेलाइट पे सिर्फ एक फोर्स है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये आदमी जो जमीन पे बैठा हुआ है, अगर ये किस पे बैठ जाए? सैटेलाइट। किस पे बैठ जाए? सैटेलाइट पे। तो अगर ये आदमी सैटेलाइट पे बैठ जाएगा, तो सैटेलाइट पे बैठ जाएगा तो एक चीज आप देखोगे, वो क्या फील करेगा कि अच्छा ये बताओ, ये पूरे सर्कुलर रास्ते पे ये सर्कुलर मोशन कर रही है ना सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या अंदर या बाहर हो रही है? लगातार दूरी क्या है सैटेलाइट की? क्या है यार? बराबर है ना? सैटेलाइट की दूरी लगातार क्या है? तो अगर बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब जितना अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। समझ आ रही ना बात? तो जब जमीन से देखोगे तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। क्या नाम है? और जब ये आदमी किस पे बैठ जाएगा? सैटेलाइट पे, तो इस पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो ये कौन सा है? एफ सेंट्रीफ्यूगल ना, एफ सेंट्रीफ्यूगल। और ये क्या कहलाएगा? एफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब जो किधर काम करे? सेंटर। अच्छा, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर ना। तो एक बात बताऊं मैं, ये खाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट न्यूटन के अकॉर्डिंग नहीं है। न्यूटन ने बोला था जब भी किसी चीज का, न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था अगर कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये चीज देखना है तो आप कहां से देखिएगा? अर्थ से देखिएगा। कहां से देखिएगा? अर्थ से देखिएगा। तो अर्थ से देखने पर पार्टिकल पे सिर्फ कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। और जब ये आदमी किस पे बैठ जाएगा? सैटेलाइट पे, तो दो फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। तो सही कौन सा माना जाएगा? न्यूटन वाली बात। कौन सी? न्यूटन वाली बात। कहां से देखना है आपको? अर्थ से देखना है। कहां से देखना है? अर्थ से। तो अर्थ से सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। और वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर रहा है। तो अब ये बताइए, यहां से इतनी बात समझने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। The centripetal force acting on a satellite orbiting round the earth and the gravitational force of the earth acting on the satellite both equal F। कह रहा है ना, ये अर्थ है ना, ये अर्थ का क्या है? सेंटर है। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? एक। क्या घूम रही है? सैटेलाइट घूम रही है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास कितना? कैपिटल M। तो अब कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अच्छा ये मास इस मास को क्या करेगा? ये मास इस मास को क्या करेगा? खींचेगा किस तरफ? सेंटर की तरफ। खींचेगा किस तरफ? तो ये कौन सा फोर्स है?
ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और कह रहा है वो फोर्स किसके बराबर है? कितने के बराबर है? एफ के बराबर। तो कह रहा है आप ये बताइए द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज, तो सैटेलाइट पे नेट फोर्स कितना है ना? तो कहां से देखना है? जमीन से। तो जमीन से देखने पे सैटेलाइट पे सिर्फ एक फोर्स है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। कौन सा है? और उसी का नाम क्या है? एफ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ना? और अगर आप सैटेलाइट पे बैठ करके देखते तब, तो तब कितना होता? 0 हो जाता। जितना अंदर उतना, तभी तो ये अंदर या बाहर नहीं हो रहा है, उतनी ही दूरी पे लगातार मेंटेन है ना। अगर कोई चीज उतनी दूरी पे मेंटेन है, इसका मतलब जितना अंदर फोर्स लग रहा है उतना, तब क्या हो जाता आंसर? 0। तो कोई भी आंसर कहां से देना है? न्यूटन के अकॉर्डिंग देना है। इसके अकॉर्डिंग? तो न्यूटन के अकॉर्डिंग सिर्फ फोर्स कौन सा लग रहा है? एफ लग रहा है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं वापस। अभी मैं लिखने का मौका दूंगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, चाहे जैसे सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप जमीन से सॉल्व करिए और चाहे आप इस पे बैठ करके सॉल्व करिए। ध्यान से सुनना, जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कैसा मोशन हो रहा हो, तो उस वक्त सेंट्रीपिटल बराबर होता है किसके? सेंट्रीफ्यूगल के। और ये फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन किसके? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। कितने के बराबर होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितने के बराबर होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। और अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल। अच्छा, सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब सर्कुलर मोशन होता है, जब कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल बराबर होता है किसके? सेंट्रीफ्यूगल के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा किसके? एफ। बाहर की तरफ कौन लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल होगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितने के बराबर है? एम वी स्क्वायर अपॉन कितना? आर। और याद रखिएगा स्मॉल आर क्या है? ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना, वो रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो ये हो गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मास ये है, एक मास ये है, और इसके बीच की दूरी कितना है? आर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हो? जी m1। m1 कितने के बराबर? कैपिटल एम। और m2 कितने के बराबर? स्मॉल एम। डिवाइड बाई क्या होता है? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब क्या कट रहे हैं? आर से आर कट गया, एम से, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? आर ना। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी एम बाई स्मॉल आर, और इस पे क्या लग जाएगा? रूट। आपको पता है ये फार्मूला किसका है? ऑर्बिटल स्पीड किसकी? सैटेलाइट की। ऑर्बिटल स्पीड कितनी दूरी पे हो सेंटर से? आर दूरी। अगर सेंटर से आर दूरी पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी स्पीड कितना होगी? रूट जी एम बाई आर। और इस स्पीड को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर है? क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्लेनेट है उसका मास कितना है? कैपिटल एम। और सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल एम। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में कहीं पे स्मॉल एम दिख रहा है? तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है? मास ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट।
ठीक है, ये बातें लिख लीजिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, फिर आप लिखिए आराम से। इंपॉर्टेंट ये है, ये ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है। ये चीज क्या है? प्लेनेट। प्लेनेट मतलब अर्थ, ठीक। अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड हमने निकाल ली ना, और वो कितने के बराबर होता है? रूट GM अपॉन स्मॉल आर के। ऐसे ही आप सोचो, अगर ये स्टार होता, क्या होता? स्टार। तो स्टार के चारों तरफ जो घूमता है वो क्या होता है? प्लेनेट। जैसे प्लेनेट के चारों तरफ कौन घूमता है? सैटेलाइट। वैसे स्टार के चारों तरफ कौन घूमता है? प्लेनेट। स्टार के चारों तरफ कौन घूमता है? तो ये फार्मूला उसके लिए भी है, बस यहां पे मास किसका हो जाएगा? यहां पे प्लेनेट की जगह पे क्या होगा? स्टार। तो मास ऑफ क्या हो जाएगा? स्टार। और ये दूरी यहां से यहां तक किसकी? प्लेनेट की। तो मतलब यही फार्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हेडिंग डालिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। इसके आगे लिख चुके हैं ना? अगला चीज देखिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस ना, ठीक। इसको देखिए, पिक्चर देखिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड नियर द अर्थ सरफेस। अच्छा, नियर द अर्थ सरफेस अगर सेटेलाइट होगी ना, नियर द अर्थ सरफेस अगर सेटेलाइट होगी तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा किसके? किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, V नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट GM बाई कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा ग्रेविटेशन में दिखता है, कैपिटल GM को हटाना हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, G एट सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? GM अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। तो GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G R स्क्वायर। यही होगा ना? इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? G R स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? R। एक R से एक R कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? रूट G R ना। ये G कहाँ पे है? नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस या अर्थ की सरफेस पे G की वैल्यू कितना होती है? 9.8। और रेडियस अर्थ की कितना होती है? 6400 किलोमीटर। कितना होती है? 6400 किलोमीटर। जब आप इसको रखोगे और रूट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आ रही ना बात? तो अब एक बात समझिएगा, जब कोई सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस घूमेगी, इसके करीब, अर्थ सरफेस के करीब, तो उसके पास जो स्पीड होगी वो कितना होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। ये वाला जो आंसर है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 8 किलोमीटर पर आवर है, जब किसी अर्थ मतलब जब आपका प्लेनेट जो वो क्या हो? अर्थ हो, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा हो? ये अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा हो? नियर द अर्थ सरफेस कौन घूम रहा हो? सैटेलाइट। कौन घूम रहा हो अर्थ के चारों तरफ? करीब में सैटेलाइट घूम रहा, तब V नॉट की वैल्यू इतना होगी। ये सिर्फ अर्थ के अबाउट है। अगर आपको पता है
ये अर्थ की जगह पे सन होता और यहां पे कौन घूम रहा होता? प्लेनेट, अर्थ घूम रही होती। सन के चारों तरफ कौन घूम रही होती? अर्थ। तो यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जब आप निकालोगे, जी किसका लेंगे? सन की सरफेस का जी लेंगे, है ना। अगर अर्थ की जगह पे क्या हो जाता? सन हो जाता। और सन के चारों तरफ कौन घूमता है? प्लेनेट। तो आप यहां पे जी की वैल्यू अर्थ वाली थोड़ी रखोगे यार, किसकी रखोगे? सन की जी की वैल्यू। और रेडियस किसकी होगी? सन की। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑर्बिटल स्पीड नियर दी अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस के करीब का आंसर है। समझ आ रही ना बात? तो ये फार्मूला तो सेम है, लेकिन कौन किसके चारों तरफ घूम रहा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदलेगी। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये किसके लिए है? किसके लिए है? अर्थ के लिए। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा जो आपके कैलकुलेशन में काम आएगी। कैलकुलेशन में काम क्या आने जा रही है? ये जीएम की जगह पे ये वैल्यू रखा है और इसको सॉल्व किया तो ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आया ना। तो आज से आप याद रखिएगा, अभी कई क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना? जब भी आपको रूट जीएम बाई आर की वैल्यू चाहिए तो सीधा आप उसकी जगह पे कितना रख दोगे? 8 किलोमीटर पर सेकेंड रख। समझ आ रही ना बात? इसी का तो आंसर ये आया है, लेकिन ये शर्त है कि अर्थ के करीब। ठीक है। और एक चीज और समझिए। अच्छा, इसको किलोमीटर को किस में बदल लो? मीटर पर सेकेंड में। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा बताइए? रूट जीएम बाई आर। अच्छा, रूट को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो जीएम बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। स्क्वायर होगा ना, मीटर पर हो। क्लियर रहेगा ना? समझ आया कि नहीं? जब ये रूट है ना, ये क्या चीज है? रूट है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या बना देगा? क्या बना देगा? स्क्वायर बना देगा। तो स्क्वायर बना देगा। बस इसको स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो ये बात याद रहनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसमें क्वेश्चन कर। समझ पा रहे हो ना? यहां तक कोई दिक्कत? अर्थ के करीब अगर कोई सैटेलाइट घूमता है ना, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। डालिएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ना। टाइम पीरियड बताना है किसका? सैटेलाइट का। तो ये मान लेते हैं आपकी क्या है? प्लेनेट अर्थ है, मास इसका m, रेडियस कितना? r। और इसके चारों तरफ कौन घूम रही है? एक सैटेलाइट घूम रही है जिसका मास कितना है? स्मॉल m। और इसकी दूरी जो है सेंटर से कितना है? r है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगे उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ना। तो टाइम का फार्मूला आप जानते हो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस घूमेगा? ये टोटल लेंथ कितना है? सर्किल की लेंथ कितना होती है? 2πr। और r कौन सा होगा? स्मॉल r। इस वाले पाथ पे घूमी है ना, तो कितना हो जाएगा? 2πr। अच्छा, ये स्पीड कौन सी होगी? किससे घूम रहा है ये? ऑर्बिटल स्पीड से। तो ऑर्बिटल स्पीड पढ़ ही चुके हो, कितने के बराबर है? रूट जीएम बाई कितना? आर ना। अच्छा, आर पे क्या लगा हुआ है? रूट। क्या लगा हुआ है? रूट मतलब आप समझते हो, पावर कितना होगी आर की? 1/2। कितना होगी? समझ पा रहे हो ना?
अच्छा ये r की पावर 1/2 तीसरे नंबर पे है ना डिवाइड में, ये सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई r की पावर कितना 1, और ये r ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट gl ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा बताइए आंसर, 2 पाई r की पावर ये 1 है और ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, कितना हो जाएगा ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट gl। यहां तक हो गया ठीक। अब देखो एक स्पेशल केस, ये जो दो चीजें थी ये टाइम पीरियड कहां पे है बताइएगा, जब किसी डिस्टेंस r पे सेटेलाइट स्मॉल r पे ना, अगर यही कॉन्सेप्ट यही सेम कॉन्सेप्ट नियर द अर्थ सरफेस, मतलब ये जो सेटेलाइट घूमे वो कहां पे घूमे नियर द अर्थ सरफेस, तो नियर द अर्थ सरफेस जब घूमेगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस क्या सीन हो जाएगा बताइए, T इज इक्वल टू स्मॉल r बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल R के ना। तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे रख दो 2 पाई कितना हो जाएगा r की पावर 3 बाई ना, कैपिटल R हो जाएगा ना r की जगह, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट gm। अच्छा अभी मैंने बताया था एक जगह gm की जगह पे क्या लिख सकते हो, अब बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा, gm की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जी r स्क्वायर ना, समझ आ रहे हो। अच्छा ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा हटा देगा, बचेगा क्या r, r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 ना, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r की पावर कितना 3/2, और ये r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट ना। अच्छा इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए, 2 पाई r की पावर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा रूट जी। अच्छा r की पावर 1/2 को भी क्या बोलते हैं रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट r अपॉन ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो गया, नियर द अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी, बस ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड ना। इसको कर लीजिए, हो गया कि नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ना लिख चुके हैं, देखो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको आप समझिएगा ध्यान से, ये r क्या है रेडियस किसकी अर्थ की, और ये क्या है अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू कितना होती है 9.8। जब आप इसको पुट करोगे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 84 मिनट, कितना आएगा 84 मिनट, कितना आएगा 84 मिनट। तो 84 मिनट आएगा, इसका मतलब एक जगह और मैंने 84 मिनट पढ़ाया, याद आ रहा है कुछ कहां पर, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, हाँ क्या कहते हैं, अगले पेज में बता देता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा थोड़ा बहुत। अगर अर्थ है आपके पास ये अर्थ, इसका अर्थ का ये क्या होता है इक्वेटर,
इक्वेटर पे अगर कोई मास है, कोई बॉडी है ना, इक्वेटर पर अगर कोई बॉडी है, अर्थ घूम रही है ना, अर्थ क्या है, घूम रही। अगर अर्थ की 3 क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको याद हो, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एक एंगुलर वेलोसिटी पे कराया था कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मैं अर्थ को घुमाऊं जिससे यहां पे इक्वेटर पे जो बॉडी है वो कैसा फील करे, वेटलेस फील करे। एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जिस एंगुलर मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, किस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ को घुमाया जाए जिससे इक्वेटर पे जो बॉडी है वो कैसा फील करे, वेटलेस फील करे। और दूसरा इसी टाइम पे मैंने क्वेश्चन कराया था कि टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ के घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा जिसपे ये बॉडी क्या फील करेगी, वेटलेस फील करेगी। तो वो टाइम पीरियड आया था 84 मिनट। कितना आया था? अगर अर्थ एक चक्कर कितने मिनट में लगाने लगे, 84 मिनट में, तो ये बॉडी कैसा फील करेगी इक्वेटर पे, वेटलेस फील करेगी। मैंने ये भी बताया था कि अर्थ का एक्सिस के अबाउट रोटेशन कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में। अगर अर्थ ऐसा घूमे कि 84 मिनट में घूम जाए एक चक्कर, तो उस वक्त इक्वेटर पे कोई चीज अगर होगी तो वो कैसा फील करेगी, वेटलेस। तो ये आंसर जो टाइम पीरियड का आ रहा है इस वाले में, ध्यान से देखिएगा, इस वाले में टाइम पीरियड कितना आ रहा है और सैटेलाइट कहां घूम रही है, नियर दी। तो अर्थ सरफेस के करीब अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 84 मिनट। तो सैटेलाइट भी एक बॉडी है ना, तो सैटेलाइट के अंदर जो भी चीज होगी वो कैसा फील करेगी, वेटलेस फील करेगी। कैसा फील करेगी? अच्छा, वेटलेस फील करेगी तो वेट में होता क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। वेट क्या होता है, mg? वेट क्या होता है, mg ना। वेट क्या होता है, mg। मास कोई मास चेंज नहीं होता, कहीं भी रहेगा मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास चेंज नहीं होता। वेट चेंज हो सकता है किसकी वजह से, जी की वजह से। तो अगर कोई चीज वेटलेस फील कर रही है तो किसकी वजह से फील कर रही है, जी की वजह से। तो वेट जीरो कब हो सकता है, जब जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जी क्या हो जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एक, कि अगर आपके पास सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है जो नियर द अर्थ सरफेस घूम रही है और उसका टाइम पीरियड कितना है, 84 मिनट। कितना है, 84 मिनट है। तो उसके अंदर अगर एक सिंपल पेंडुलम लटक रहा हो, क्या लटक रहा हो, सिंपल पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अभी सिंपल पेंडुलम कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑसिलेशन में। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, ऑसिलेशन से। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वो मतलब फार्मूला बता रहा हूँ। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, वो कितने के बराबर होता है, 2π√L/g के बराबर होता है। ये टाइम पीरियड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक पेंडुलम है, एक बार इधर जाए ना और फिर यहां पे वापस आए, फिर यहां जाए इस एक्सट्रीम पे, फिर वापस आ जाए, तो इतने में जो टाइम लगता है वो एक टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, एक टाइम। तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये है। और ये किसके अंदर रखा हुआ है, सैटेलाइट के अंदर। तो अगर सैटेलाइट कितने मिनट में एक चक्कर लगा ले रही, 84 मिनट में, तो सैटेलाइट के अंदर कोई भी चीज होगी तो कैसा फील करेगी, वेटलेस फील करेगी। तो जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि अगर नियर द अर्थ सरफेस कोई सैटेलाइट घूम रही है, किधर घूम रही है, और उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, 84 मिनट। तो उसके अंदर कोई भी चीज कैसा फील करेगी, वेटलेस मतलब जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जी की वैल्यू जीरो की होने की वजह से टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, दो चीजें यहां से देख करके फील आ रही होगी, ध्यान से देखो। अच्छा, टाइम पीरियड की, चाहे ये किसी हाइट पे सैटेलाइट हो ना या फिर नियर द अर्थ सरफेस हो, दोनों में देखिए सैटेलाइट का मास दिख रहा है कहीं, ये किसका मास है, अर्थ का। सैटेलाइट का मास है टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड भी सैटेलाइट का जो होता है, एक चक्कर लगाने में जो सैटेलाइट को टाइम लगता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, सैटेलाइट के मास ना। तो 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, यहां तक तो आप लिख चुके हो ना। पहला पॉइंट लिखिए
द टाइम पीरियड, वो सॉरी, हाँ, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट is independent of, is independent of क्या, is independent of mass, is independent of mass. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, the time period of simple pendulum, the time period of a simple pendulum inside the satellite, inside the satellite will be infinity, will be infinity. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द अर्थ सरफेस, सैटेलाइट रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घूमना, सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द अर्थ सरफेस. जब सैटेलाइट कहाँ पे घूमे, अर्थ सरफेस के करीब घूमे, तो उस वक्त जो उसका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 84 मिनट होता है. तो 84 मिनट होने की वजह से उसके, वो कैसा फील करेगा, उसके अंदर चीज़ें वेटलेस फील करेगी. वेटलेस की वजह से जी क्या होगा, जीरो होगा. जी जीरो की वजह से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. ये बातें क्लियर है. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ देखिएगा. कह रहा है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए, प्लैनेट ए अराउंड द सन. देख रहे हैं क्वेश्चन, किसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लैनेट. तो सन ये हो गया, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है. तो मैंने कहा था ना, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का ही हो ना. सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है. अब कह रहा है दो प्लैनेट हैं, एक ए है और दूसरा बी है. दो प्लैनेट है, तो कह रहा है जो ए का टाइम पीरियड है, जो ए के घूमने का मतलब टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने का, वो 8 गुना है किससे, 8 टाइम्स देन बी. किससे 8 गुना है, बी से. तो टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बी. यही हो गया, ठीक है. अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन. कह रहा है दोनों किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ दो प्लेनेट घूम रहे हैं, एक ए और एक बी. तो कह रहा है दोनों की डिस्टेंस जो है, कहां से, सन के सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस है घूमने की, उसके आपस में रिलेशन कैसा होगा, ये क्वेश्चन है. तो अब देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, कितना होता है, अगर किसी डिस्टेंस आर पे, पहला वाला फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर की पावर कितना, 3/2 डिवाइड बाई कितना, रूट जी एम. अच्छा, इसमें एम किसका होगा, सन का होगा. इस बार सन है सेंटर. यहां तक क्लियर है. चलिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है. देखो, क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट पे है. इतना हिस्सा क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, जो मैंने गोले के अंदर किया है. ये पार्ट क्या है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट. जी क्या है, कांस्टेंट. मास ऑफ सन वो तो फिक्स वैल्यू है ना, ये भी क्या है, कांस्टेंट. तो टाइम इज इक्वल टू के, और आर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2. ये हो गया फार्मूला ना. अब देखिए, पहले किस प्लेनेट के लिए लिखिए, ए वाले प्लेनेट के लिए. किसके लिए, ए वाले प्लेनेट के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे डिस्टेंस किसकी, सेंटर से ए वाले प्लेनेट की कितना हो जाएगा, 3/, कितना हो गया, ए वाले प्लेनेट के लिए लिख दिए.
अब इसी इक्वेशन को किसके लिए लिखिए, बी वाले प्लेनेट के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बी का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बी की पावर कितना 3/2। समझ आ रही ना बात। अब क्या करिए, आपको किसमें रिलेशन निकालना है, ए और बी में। ए और बी, ये आर ए और आर बी है क्या, सेंटर से ए प्लेनेट की दूरी और सेंटर से बी प्लेनेट की दूरी। अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड। क्या कट रहा है, ए से के कट गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्लियरली कह दिया है पहली लाइन में, टाइम पीरियड ऑफ ए कितना है, 8 टाइम्स क्या है बी है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 8 टी बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी बी, और यहां पे कितना हो जाएगा आर ए डिवाइड बाई कितना आर बी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा कुछ कट रहा है ना, क्लियर रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करना टास्क है, और टास्क नहीं मतलब आसान ही है, बस हमें घबराना नहीं है। देखो ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये कितना है आर ए बाई आर बी की पावर कितना हो जाएगा 3/। अच्छा कोई पावर इधर हो, जब इधर आती है तो उलट जाती है, तो कितना हो जाएगी बताइए 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2/, पावर क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, और यहां पे क्या हो जाएगा आर ए बाई आर बी ना। अच्छा पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है, तो 3 क्या हो जाएगा बताइए 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये 2 की पावर कितना बचेगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए बाई आर बी। तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, बस यही पूछा, समझ आ रही ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। ठीक हो गया ना, हेडिंग डालिएगा एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक, तो ये आपका हो गया प्लेनेट, और इसका ये सेंटर ना, इसका मास कितना है कैपिटल एम, इसकी रेडियस कितनी है आर। एक सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रही है ना, इसका मास कितना है स्मॉल एम, और इसकी दूरी सेंटर से कितना है स्मॉल आर ना, यहां तक क्लियर। अब देखो इसके पास एनर्जी कौन कौन सी, सबसे पहले ये मास m है कैपिटल एम, और ये कितनी दूरी पे है दूसरा मास r दूरी पे। तो अगर दो मासेस आसपास रखे हो तो वो कौन सी एनर्जी बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी बनाते हैं, तो इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और साथ साथ में सैटेलाइट क्या कर रहा है घूम रहा है चल रहा है, तो चल रहा है तो इसके पास और एक एनर्जी है जिसका नाम क्या है काइनेटिक। कौन सी एनर्जी काइनेटिक। तो इस सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल, और दोनों का सम क्या कहलाता है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी याद है कैसे निकालते हैं, U इज इक्वल टू कितना होता है माइनस जी पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइड बाई दोनों मास के बीच की दूरी, यही होता है ना, ठीक है।
अब क्या निकालेंगे हम? पोटेंशियल तो निकाल दिया सेटेलाइट के पास, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालते हैं कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो मास है स्मॉल एम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हो? सैटेलाइट की ना, तो मास किसका लोगे? सैटेलाइट का, तो ये स्मॉल एम है। और वेलोसिटी सैटेलाइट की क्या कहलाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? रूट जी एम बाई आर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ, ये कितना आ जाएगा? रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना? ये हो जाएगा काइनेटिक ना, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है? टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी? बोलो यार। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। काइनेटिक कितना है बताइए? हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना? आर। और पोटेंशियल एनर्जी किस में है? माइनस में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना? आर। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बताइए? बहुत है, कितना आएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना आएगा? 2r। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। क्या हो जाएगी? टोटल। ये देखो, जी एम एम आर को एक चीज कोई मान लो, आम मान लो ये आम डिवाइड बाई क्या है? 2। तो आधा आम, और ये क्या है? पूरा आम ना। तो पूरे में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा? समझ आए? बाकी एलसीएम से निकाल सकते हो, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो टोटल एनर्जी निकल गई आपकी। एक चीज आप, हाँ अच्छा लिख लो पहले, फिर रिलेशन बता दो। यहां तक हो गया? अब अगली चीज देखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये कौन सी है? ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी है? अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इन तीनों को रिलेट करके एक जगह कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी क्या करिए, ये जो टोटल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी, इसको खाली माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना। नहीं समझ आ रहा? ये टोटल एनर्जी है, इसमें क्या है? माइनस। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से, तो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मिलाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ आ रही ना? और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? और डिवाइड बाई क्या कर दो? 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 कर दो, तो फिर आपको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ना यकीन हो तो देख लीजिए, ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? माइनस से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। तो देखिए बन जाएगी कि नहीं काइनेटिक। समझ आ रही ना बात?
तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल मेरे ख्याल से ये पूछा भी जा चुका है। समझ आ रही ना बात? तो ये रिलेशन आप ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए, ठीक है। एक कोई फार्मूला याद रखो, देखो काइनेटिक एनर्जी का मान लेते हैं, याद रख लिया ना, तो बाकी इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? कोई एक फार्मूला तीनों में से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ये क्या रख लीजिए, रिलेशन याद रखिए, तो आपको आराम से बाकी फार्मूले आ जाए। नहीं समझ आई बात? समझ आ रही ना बात? कर लीजिए। फिर इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ। ठीक है, एनर्जीज का 3 एनर्जी पड़ी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं मैं, टोटल एनर्जी कैसी आ रही है? माइनस। जब भी टोटल एनर्जी, जब तक सेटेलाइट के पास माइनस रहेगी, तब तक वो सेटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ क्या करेगी? घूमती रहेगी। मतलब कैसा मोशन करती रहेगी? बधा मोशन, बधा हुआ। और अगर ये एनर्जी जीरो हो गई, टोटल एनर्जी क्या हो गई, तो सेटेलाइट जानते कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। माइनस मतलब मजबूरी। समझ आ रही ना बात? तो अगर टोटल एनर्जी सेटेलाइट की कैसी है? माइनस है, तो इसका मोशन कैसा होगा? बधा हुआ। अगर टोटल एनर्जी कितना हो गई? जीरो, तो सेटेलाइट कहां नजर आएगी? इन्फिनिटी पे। और अगर टोटल एनर्जी प्लस आ गई, तो इसका मतलब इन्फिनिटी के आगे भी वेलोसिटी होगी उसके पास। मतलब अगर जीरो आई तो इन्फिनिटी तक जाएगी, और वहां पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन अगर टोटल एनर्जी प्लस आ गई तो इन्फिनिटी के आगे भी चलेगी, वो उसके पास स्पीड होगी। कहने का सेंस ये, समझ पा रहे हो ना? तो टोटल एनर्जी माइनस मतलब कैसा मोशन? बाउंडेड मोशन। कैसा मोशन? ये कैसा मोशन है? बाउंडेड मोशन ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसा है? प्लस है। अच्छा, इतनी चीजें, ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा ये वाला आर को छोड़ करके, ये सारा का सारा कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? तो काइनेटिक एनर्जी का आर के साथ कैसा रिलेशन होगा, यही ग्राफ देखना है। तो देखना, इसका ग्राफ बनाते हैं। एनर्जी, एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ। तो ऊपर जो ग्राफ बनेगा, ये मान लेते हैं ऐसे। कैसा रिलेशन है बताइए काइनेटिक एनर्जी का? कैसा रिलेशन है आर के साथ? इनवर्स है ना। तो आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। समझ आ रही ना? अच्छा, जितना काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, उतना ही टोटल एनर्जी माइनस में होती है। देखिए, टोटल एनर्जी माइनस में होती है कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये किसका? टोटल एनर्जी। हाँ, अब बचा कौन सा है? पोटेंशियल। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल और टोटल में से कौन ज्यादा है? माइनस छोड़ करके बताना, मैग्नीट्यूड वाइज। देखो कॉपी में, टोटल में डिवाइड बाई 2 है। टोटल क्या है? आधी है किसकी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ज्यादा है ना निगेटिव में, तो पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका ग्राफ नीचे होगा। तो ये कौन सी एनर्जी का ग्राफ है? ये कम है ना टोटल, तो ये करीब होगा, और ये क्या होगा? पोटेंशियल। ज्यादा है तो किधर होगा? दूर। और किस में बनेगा? निगेटिव। तो ये दोनों माइनस थे तो निगेटिव ग्राफ, और ये कैसा था? प्लस, तो ऊपर। इसको बना लीजिए। चलिए, क्या क्या पढ़ा है हमने? ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड पे तो एक क्वेश्चन निपटा दिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पहले सब पे एक क्वेश्चन निपटा देते हैं ना, ताकि क्लियरिटी आ जाए। देखना ध्यान से। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा।
ये एक प्लेनेट है और वो प्लेनेट कोई नहीं, जनरली अर्थ है। कौन है? अर्थ है। इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है। कौन घूम रही है? सैटेलाइट। अब आप देखिएगा, ये अर्थ सरफेस है ना। कौन है? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ये सैटेलाइट इधर घूम रही है इस वाले रास्ते पे। ये सैटेलाइट है और इसका मास इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2000 kg। कितना ले लीजिए? 2000 kg। सैटेलाइट का मास कितना है? 2000 kg। ठीक। ये किसके चारों तरफ घूम रही है? अर्थ के चारों तरफ ना। इसका मास कितना होगा? कैपिटल एम। और रेडियस कितना होगा? कैपिटल एम। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये कहां से कहां तक है? अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट के बीच की दूरी। ये कितना दी हुई है? 3r दी हुई है। कितना दी हुई है? 3r। और अर्थ की रेडियस कितना है? कैपिटल है। अच्छा, इसको और दूर बनाना चाहिए था, लेकिन अब बना दिया। अब इससे बड़ा कहाँ मैं गोला बनाऊंगा? समझ आ रही ना? यहां तक क्लियर है? अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आप बताइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? क्या चीज पूछ रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आप बोलिए क्या होता है? gm बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन सी दूरी है? थोड़ा सा बताइएगा, कहां से दूरी है? अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितनी दूर है? 4r। कितनी दूरी पे है? 4r। और अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था ना, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी, देखो कॉपी में। √gm/r 8 किलोमीटर पर सेकेंड ना। 8 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई ये कितना है? √4। √4 की वैल्यू कितना आएगी? 2। तो कितना आ जाएगी? 4 किलोमीटर। बस एक आंसर हो गया। समझ आया? पहला आंसर। अब दूसरा देखिएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसी में क्या पूछेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? बोलिएगा थोड़ा सा। जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना? 2 स्मॉल आर ना। स्मॉल आर कहां से दूरी है? सेंटर से। कितना है स्मॉल आर? 4। तो 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8r। यहां तक कोई दिक्कत? अब इतना देखिए, फिर मिल गया हमें मौका। ठीक है, इसको gmm/r चाहिए। gm/r चाहिए। तो आपको पता है √gm/r कितने के बराबर होता है? 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया ना। अच्छा, रूट उधर जाएगा तो क्या बना देगा? स्क्वायर। तो gm/r कितने के बराबर हो जाएगा? 64। और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर। समझ आ रही ना बात? तो इसकी वैल्यू उठा के रख सकते हो gm/r की जगह पे। तो रखोगे कितना हो जाएगा बताइए? 64 इंटू 10⁻³ कितना? 6 इंटू स्मॉल एम कितना है? 2000 डिवाइड बाई कितना? 8। 8 से ये कट जाएगा ना। अच्छा, इसका 3 0 इसके साथ लगा लो तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। और ये इसको इसके साथ लगा लोगे तो कितना हो जाएगा? 16। इतना हो जाएगी जूल। आंसर आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको करिए, फिर निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। लिख चुके हैं ना? देखिएगा, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? दो एनर्जी और बच रही है। कौन कौन सी?
टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए मान लेते हैं आपसे बोला टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिए। क्या करिए? टोटल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात हमें जवाब दीजिएगा आप, अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये पढ़ा है ना रिलेशन ना? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है ना? बस क्या करना है? अच्छा ये बताओ, टोटल एनर्जी चाहिए ना, तो माइनस इधर चलाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आंसर आया उसी में क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी? माइनस 16 इंटू 10⁹ जूल। आ गया कि नहीं? अब तीसरा मतलब चौथा आंसर क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा आपको क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन देखिए कैसा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस यू बाई 2 ना? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना है? यहां पे रख दोगे और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर? बताइए। u की वैल्यू कैसी आ जाएगी? माइनस में ना। और कितना हो जाएगा ये? 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 इंटू 10⁻। आ गया ना? चलिए 2 क्वेश्चन और है, ठीक है? और उन 2 क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां पे अक्सर दिक्कत आ जाती है ना, और आपसे आंसर नहीं आ पाता। तो बहुत ही मतलब अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को, आप समझिएगा, ठीक है? और सीधा क्वेश्चन से मैं करा रहा हूं, देखिएगा इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट from the surface of earth to a height h is equal to 5r in a circular orbit। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए क्लैरिफाई कर दे रहा हूं क्योंकि कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो चुका है, तो उसको जोड़ना है, ठीक है? और कल एस्केप वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी से जुड़े हुए आते हैं। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक? चलिए देखिए, ये अर्थ सरफेस है ना? अर्थ सरफेस से किसी मास को कहां पे ले जाया जाता है? h इज इक्वल टू कितने पे? 5r पे। h इज इक्वल टू कितने के बराबर? 5r के बराबर। ये h इज इक्वल टू 5r, यहां पे किसी मास को लेके गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 5r जहां पे गया है ये मास ना, ये मास जहां पे गया है ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ये क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट। रुक जाइए 2 मिनट के लिए समझ लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहां से गया है अर्थ की? मास अर्थ का m और रेडियस कितना? r। अर्थ की सरफेस से किसी मास को कहां पे ले गए हो? h इज इक्वल टू 5r, जो कैसा है? सर्कुलर ऑर्बिट है। कैसा है? सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चीज जाएगी तो एक चीज आप समझिए, यहां से जब यहां जाएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। किसमें आएगा? और साथ साथ में ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में क्या करेगा? घूमेगा भी। तो घूमेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। अब 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। समझ आ रहे? एक थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं हम, उसको देखिएगा। वो क्या होता है? वर्क कंजर्वेटिव प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये होता है। समझ आ रही ना बात? अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से। जब एक मास को अर्थ की सरफेस से या कहीं से ऊपर ले जाते हो ना, तो ऊपर ले जाते वक्त फ्रिक्शन कौन लगाएगा? एयर।
कौन लगाएगी? तो एयर हमको रोक पाएगी लगभग ना के बराबर। लगभग कितने के बराबर? ना के बराबर। तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से वर्क होता है। किसकी वजह से? और यहां पे फ्रिक्शन लगा कौन रहा है? एयर। तो लगभग वो क्या है? ना के बराबर। तो इसलिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बचा क्या? वर्क एक्सटर्नल और वर्क कंजर्वेटिव। इसको 2 बार मैं कल से बता चुका हूं कि इस चीज को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो बराबर होती है माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव के। ये बात क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके? माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव। ये कई बार बता चुका हूं, ठीक। अब देखिए वर्क कंजर्वेटिव की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बताइए क्या लिख सकते हो यार? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, ये माइनस इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही होगा ना चेंज इन पोटेंशियल। 1 मिनट 5 मिनट कंसंट्रेट होकर के पूरा फील आ जाएगा आपको। वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल ना। अच्छा इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस यू फाइनल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा इस यू फाइनल को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बताइए? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो के फाइनल प्लस क्या हो जाएगा? यू फाइनल। ये हो गया। अब ऑलरेडी यहां पे क्या है? माइनस के इनिशियल ना। अच्छा यू इनिशियल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस यू इनिशियल। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो तो ये कितना होगा? के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस ये क्या होगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ध्यान से देखना, इस चीज को देखो, इसमें से क्या कॉमन लिए हो? इसमें से क्या कॉमन थी? माइनस। अच्छा इस चीज को और इस चीज को देखिए, अभी मैंने एक नाम दिया था, वो क्या था बताइए? ये क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी? क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब बस आपका काम हो गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो 3 वैरायटी बनती है। कितनी वैरायटी? 3 वैरायटी। एक वैरायटी मैंने कल कराई है, मैं आपको याद दिलाता हूं। यहां पे बॉडी थी, किसमें थी? रेस्ट में। और हम किसी हाइट पे ले गए थे, वहां भी क्या थी? रेस्ट में। अगर हम खाली इतना इस क्वेश्चन में बोल देते ना, हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से h इज इक्वल टू 5r पे ले गए और ये सर्कुलर ऑर्बिट ना होता, ये सर्कुलर ऑर्बिट ना होता तो इसका मतलब यहां पे किसमें था? रेस्ट में। और h इज इक्वल टू 5r पे भी किसमें है? रेस्ट में। तो k इनिशियल और k फाइनल क्या हो जाता? अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगी? 0। तो बचेगा क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या कहलाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप कल की कॉपी में देखिए, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। नहीं याद आ रहा है? कॉपी देखिए, लिखा हुआ है कल की क्लास में। लिखा है ना? कब? ये कब होगा फार्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का? जब कहां से कहां ले जाओगे? रेस्ट से रेस्ट में ले जाओगे। अगर यहीं पे वर्ड जोड़ देगा, क्या चीज? क्या चीज जोड़ दिया है बताइए? सर्कुलर ऑर्बिट। क्या चीज जोड़ दिया है? तो इसका मतलब यहां पे किसमें था? यहां पे किसमें था यार? रेस्ट में ना। और यहां पे किसमें है? मोशन में। समझ आ? तो इस वाली सिचुएशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है बताइए? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? 0 ना। अच्छा जब ऑर्बिट में जाएगा तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझिएगा। आपको मैं पूरा फील कराता हूं।
चेंज क्या था, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितने के बराबर था, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस क्या था, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यही था ना। ठीक, अच्छा ये बताओ के इनिशियल कितने के बराबर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अर्थ सरफेस से गया है ना। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, ये वाली चीज को मैंने क्या बोला है, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फार्मूला देख करके बोलिए क्या होता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से दूरी होती है, कहां से दूरी होती है, तो सेंटर से कितनी दूर पे ले गए हो, कितने पे है, सेंटर से देखना, सेंटर से कितनी दूरी पे, 6 आर ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, स्मॉल आर की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 आर ना। अच्छा यहां पे क्या है, माइनस। अब क्या चीज चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो कल से मैं पढ़ा रहा हूं, एक मास यहां पे सेंटर पे कैपिटल एम और एक मास यहां पे है ना स्मॉल एम, तो इसके बीच की दूरी कितने के बराबर है, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलो, माइनस 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 क्या बना देगा, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई सेंटर से दूरी कितना है, आर के बराबर ना। अरे भाई यहीं पे तो है यार, यहीं पे है ना इनिशियल, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना बनाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम दूरी कितना डिवाइड बाई आर, वो कैपिटल आर हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बताइए, सॉल्व करिए, इसमें से क्या चीज, ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 आर, और ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। कॉमन क्या ले सकते हो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर कॉमन लीजिए, यहां से क्या बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा 1/12। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/12। तो वर्क कितना लगाना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, कहां से कहां ले जाने में, अर्थ सरफेस से h इज इक्वल टू 5r वाली ऑर्बिट में ले जाने के लिए वर्क कितने की जरूरत होगी, 11/12 GMM अपॉन कैपिटल आर। नहीं समझ आया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट वैरायटी समझ लो यार, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन यहां पे ऑर्बिट ना लिखा होता, ऑर्बिट ना लिखा होता, तब यहां पे ये वाली चीज क्या हो जाती, के फाइनल। अर्थ सरफेस से h इज इक्वल टू 5r पे ले गए ना, ऑर्बिट ना लिखा होता तो सिर्फ क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, फाइनल भी क्या ली जाती, ऑर्बिट का मतलब मोशन होता है, अगर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, घूमेगा, और अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो इनिशियल भी क्या होगी 0 और फाइनल भी क्या होगी 0। अच्छा ये बताओ, अगर यहां से h इज इक्वल टू 5r पे ले जाता तो यहां पे क्या हो जाता है, के फाइनल, के फाइनल क्या हो जाता, कितना हो जाता 0 ना, कितना हो जाता 0। और u फाइनल का फार्मूला क्या होता है बताइए, u फाइनल का, यहां पे कैपिटल एम है और यहां पे क्या है स्मॉल एम, फार्मूला क्या होता, ये 2 ना होता ना यार, ये जो डिवाइड में 2 है ना, ये 2 ना होता, बस इतना होता ना, समझ पा रहे हो, और सॉल्व कर लेते आंसर हो जाता। तो 2 वैरायटी हो गई। अब तीसरी सुनिएगा, जो आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान से सुनना। तीसरी वैरायटी क्या होगी, 1 मिनट, मैं यार तुमसे थक गया हूं, पता नहीं तुम्हें बहुत देखो, एक हुआ अर्थ की सरफेस से उठा करके यहां पे लेके गए और यहां पे नहीं लिखा हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट, तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल भी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल भी क्या होगी 0।
पहला केस यहां से उठा करके यहां पे ले गए, और अगर यहां से उठा करके यहां लेके गए और जहां पे ले गए वो कैसी ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट। कैसी है? तो इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक ऑर्बिट से कहां, दूसरी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट मतलब आप समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन कहां से है, एक मिनट यार, ऑर्बिट से कहां, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पहली ऑर्बिट में, और दूसरी ऑर्बिट में भी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन। एक सिंपली अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे ले जाना, और दूसरा क्या है, अर्थ सरफेस से किसी ऑर्बिट में ले जाना, और तीसरा क्या है, ऑर्बिट टू ऑर्बिट। तो अब मेरे साथ आखिरी बार दोहराना एक बात, अगर अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे ले जाते हो तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट ले जाते हो तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। ये चेंज इन टोटल एनर्जी कहलाएगा ना। एक ऑर्बिट से कहां जाओगे, दूसरी ऑर्बिट, और सरफेस से जब ऑर्बिट में जाओगे तो सरफेस पे ये के इनिशियल जीरो होगा, और वो केस करा दिया। अब बच कौन सा रहा है, ऑर्बिट टू ऑर्बिट। इसको कर लीजिए, फिर ऑर्बिट टू ऑर्बिट आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, स्लाइड चेंज करें, नेक्स्ट वाली देखिए, ये इसका आंसर है ना। हो गया, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहां से है, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट। देखो ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, ए 400 kg सेटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re। रेडियस 2re मतलब आप समझ रहे हो, अर्थ, ये हो गई अर्थ, इसकी रेडियस, मास कितना m और रेडियस कितना r, इससे कितनी डिस्टेंस पे, अर्थ का सेंटर यहां पे ले लो, अर्थ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट क्या कर रही है, घूम रही है ना, घूम रही है सैटेलाइट अबाउट द अर्थ। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। मतलब कहां से, 2re से कहां पे भेजना है, कौन सी ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट कितने की है, 4r, 2r से कितना, 4r। तो इस बार कहां से कहां भेज रहे हो, ऑर्बिट टू ऑर्बिट ना। तो कह रहा है आप ये बताइए, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट, कितनी एनर्जी की जरूरत है, कहां से, 2r से कहां ले जाने में, 4r। तो एनर्जी क्या होगी, वर्क एक्सटर्नल ना,
भाई हमारा ही तो वर्क लगेगा, बाहरी ही तो लगेगा, इसको यहां से यहां ले जाने, वो कितने के बराबर होगा? यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अच्छा, इसी को क्या कहते हो आप? टोटल एनर्जी। क्या कहते हो? टोटल एनर्जी फाइनल और टोटल एनर्जी इनिशियल, यही होगा ना? ये खाली आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब आप देखिएगा, टोटल एनर्जी का फार्मूला थोड़ा तेजी से बोलिएगा, कितना होता है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 इंटू, कहां से दूरी? सेंटर से। स्मॉल आर है ना, कहां से? सेंटर से दूरी ना, तो सेंटर से फाइनल वाला कितना है? 4r, तो कितना हो जाएगा? 4r। और यहां पे माइनस, अच्छा टोटल एनर्जी में क्या आता है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 इंटू कितना? स्मॉल आर ना, स्मॉल आर इनिशियल वाला ना, इनिशियली कितने दूरी पे है? नहीं समझ आ रहा है यार क्या? टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? अबे यार बहुत एनर्जी लॉस हो रही है मेरी, यही होता है ना टोटल एनर्जी का, यही तो है यार कॉपी में लिखा हुआ। आर कहां से दूरी है? सेंटर से ना, स्मॉल आर, तो फाइनल फाइनल ये है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4r। और इनिशियल ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 2r ना। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8r। और ये कितना हो जाएगा? प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4r। अच्छा अब थोड़ा सा कोई दिमाग लगा करके बताए इसका आंसर क्या आएगा? ये वर्क हो गया एक्सटर्नल, कितना आएगा बताइए? अभी देखो बता नहीं पाएंगे। माइनस माइनस की प्लस, पहले गलती कर रहे हो, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस जी प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8r आएगा। एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता क्या? ऐसे समझो, जी एम एम बाई 4r कॉमन ले लो, क्या कर लो? कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहां से? बोलो 1, कितना बचेगा? और यहां से कितना बचेगा? -1/2। नहीं समझ आ रहा है? जी एम एम बाई 4r, बाप रे बाप ऐसे ऐसे लड़के मिले हैं। जी एम एम बाई 4r कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? 1, पूरा कॉमन ले लो। 4r कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा? -1/2। तो 1 में से 1 -1/2 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1/2, यही आएगा भैया। बाप रे, इतना टैलेंट तुम लोग कहां से भरा है मुझे समझ ही नहीं आता है। एलसीएम लेकर के कर दे, आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया वर्क एक्सटर्नल। अभी इसको सॉल्व करना बचा हुआ है। देखो इसकी वैल्यू कितना होती है बताइए? इस वाले की अभी लिखा था, कितने के बराबर होती है? 64 इंटू 10 की पावर कितना? 6। और स्मॉल एम कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सेटेलाइट कितना दिया हुआ था? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाई 8, कितना आ जाएगा बताइए? 8 8 जा, और ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो इसके साथ लगा दीजिए, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 8। और यहां से कितना बचेगा? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 10⁸। कितना हो जाएगा? 32 इंटू 10⁸। आ तो गया आंसर।
अच्छा एक बात बताओ, यहां से वर्क एक्सटर्नल कितने के बराबर है? चेंज इन टोटल एनर्जी ना। तो ये जो आंसर आया है ये वर्क एक्सटर्नल आया ना, क्या आया? और वर्क एक्सटर्नल ही क्या है? चेंज इन टोटल एनर्जी। तो एक चीज आप देखिए, वर्क एक्सटर्नल बराबर है किसके? चेंज इन टोटल एनर्जी के। और वो आंसर कितना है? 32 इंटू 10⁸ जूल। इतना है ना। अब आप देखिए, बस एक एक लाइन का आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगला क्या पूछ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रिलेशन? ये वाला रिलेशन याद है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है जो पूछ रहा है? चेंज इन का। तो सबके साथ चेंज इन लगा दो ना। अच्छा ये बताओ, चेंज इन टोटल एनर्जी आपको पता है? चेंज इन टोटल एनर्जी कितना है? 32 इंटू 10⁸ आपसे पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ना। तो बस इस वाले रिलेशन को यूज कर दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कितना आई है? 32 इंटू 10⁸ जूल। ये तो आ गया, समझ आया? कौन सा आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच कौन सा रहा? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन है ना। देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। तो यहां से उठा करके किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो बताइए? तो क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया है? यहां से रख सकते हो ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह। कितना आ रहा है यार? कितना आ रहा है यार? -32 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64। 64 इंटू 10⁸। बस आंसर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल में से क्या पता चल जाए? कोई एक पता चल जाए, फिर हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? हो जाएगा ना? तो आज की क्लास इतना ही, कल देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।